नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं कृष्णा एकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने पिछली 2 कक्षाओं में राजस्थान की कृषि के बारे में पढ़ा और पिछला जो अपना टॉपिक था राजस्थान में कृषि पद्धतियों का वर्गीकरण। आज उसी का अगला पार्ट अपन पढ़ेंगे। राजस्थान में स्थानांतरित या झूमिंग कृषि को क्या कहते हैं, वालरा, दजिया, चिमाता, उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वालरा। अब देखिए, राजस्थान के बारे में मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि इस कृषि पद्धति के क्षेत्रीय नाम हैं। ठीक है, क्षेत्रीय नाम कई राज्यों में अलग अलग मिलेंगे। राजस्थान के बारे में अपन बात करेंगे तो ये 3 नाम अपने काम में आएंगे और ये 3 नाम कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब ये 3 नाम क्या है, किस प्रकार की कृषि है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं। राजस्थान में जो आदिवासी क्षेत्रों में जनजातियों द्वारा, अब यहां पर जनजातियों में या आदिवासियों में मुख्य रूप से अपन नाम लेंगे भील समुदाय का, भील जनजाति का। ये झूमिंग या स्थानांतरित कृषि, कर्तन दहन कृषि, काटो जलाओ, बुश फैलो या आपके स्लैश एंड बर्न कृषि, ये कॉमन नाम है। लेकिन आदिवासियों ने उस कृषि को अपना एक विशेष रूप से नाम दिया है, वो अपन ने यहाँ पर पढ़ा है वालरा। ठीक है, झूमिंग कृषि को, स्थानांतरित कृषि को, या आप देख सकते हैं इसमें जितने भी अपन ने अन्य नाम पढ़े उन सबको एक अलग ही अपना क्षेत्रीय नाम दिया है भील समुदाय या जनजातियों द्वारा। उसे क्या कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि को ही वालरा कहा जाता है। लेकिन आगे 2 नाम और दे रखे हैं, दजिया और चिमाता। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जो धरातल है वो सब जगह से एक जैसा नहीं होता है। धरातल सब जगह से एक जैसा नहीं होता है, लेकिन इसमें आपको याद करना पड़ेगा और याद सामान्य तरीके से हो जाएगा। आप थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें। स्थानांतरित कृषि का ही अन्य नाम क्या है भाई? भील समुदाय द्वारा इस स्थानांतरित कृषि को नाम दिया गया है। या उनके समुदाय में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? वालरा। लेकिन दजिया और चिमाता क्या है? वालरा के ही 2 रूप हैं। ठीक है, वालरा के अंतर्गत ही क्या आता है? एक तो आता है दजिया, दजिया में क्या होता है कि जो स्थानांतरित कृषि की जाती है वो मैदानी क्षेत्रों में की जाती है। मैदानी क्षेत्रों में कृषि की जाती है, उससे क्या बोला जाता है? दजिया कहलाता है। अब ये मैदानी क्षेत्र कौन से? मुख्य रूप से डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा। यहां पर मैदानी क्षेत्र में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उससे किस नाम से जाना जाता है? दजिया के नाम से। ठीक है, दजिया को आपको याद करना है। मैदानी क्षेत्रों में 2 जिले, ठीक है, मुख्य रूप से डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, वहां पर मैदानी क्षेत्रों में जो आदिवासियों या भील जनजाति द्वारा जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसको क्या बोला अपन ने? दजिया बोला। ठीक है, अब दूसरा इसका जो वालरा के अंतर्गत ही रखते हैं, चिमाता। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन चिमाता आपको याद नहीं रखना है, सिंपल सा है। देखिए इसमें नाम आ रहा है माता। ठीक है, और आप देखते हैं माता जी के कई बार मंदिर होते हैं पहाड़ों में। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्र पर जो
पहाड़ी क्षेत्रों में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है भील समुदाय द्वारा या जनजातियों द्वारा, उसे क्या कहा जाता है? चिमाता के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल इजी है। और अगर जिले पूछ लें तो उदयपुर और सिरोही। दो जिलों में मुख्य रूप से जो स्थानांतरित कृषि की जाती है आदिवासियों द्वारा, उसे क्या कहा जाता है? चिमाता। ठीक है, माता से नाम आप याद रखना। पहाड़ियों में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है, पहाड़ियों में कैसे करेंगे? वही पेड़ पौधे साफ करेंगे, झाड़ियों को साफ किया जाएगा, भूमि को कृषि या बीज बोने के लिए तैयार किया जाएगा। अब तैयार कर लिया, उसके बाद जो प्रक्रिया है वही पहले जो मैंने बताई थी वही दोहराई जाती है। ठीक है, अंतर सिर्फ धरातल का है। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में की जाती है तो दजिया बोल देते हैं वालरा को ही। ठीक है, और वालरा किसको बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि को ही राजस्थान में वालरा बोलते हैं, भील समुदाय में। ठीक है, अब वालरा के अंतर्गत दो रख दिए अपन ने, दजिया मैदानी क्षेत्रों में। मैदानी क्षेत्र कौन कौन से जिलों में है? आपके मुख्य रूप से डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में। ठीक है, चिमाता देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में और उदयपुर, पहाड़ी क्षेत्रों में उदयपुर और सिरोही जिले, दो जिले मुख्य रूप से आते हैं। ठीक है, अब सिरोही में गरासिया भी है, ध्यान रखिए आप। ठीक है, सिरोही में गरासिया जनजाति भी आ जाती है। तो आपको एक प्रश्न और नया मिल जाता है कि चिमाता कृषि मुख्य रूप से कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है। अगर उसमें आपको भील ऑप्शन मिले तो भील भी सही है, और आपको गरासिया मिले तो वो भी सही है। ठीक है, भील या गरासिया में से एक मिले तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, आपको क्या करना है? गरासिया करना है और भील करना है। ठीक है, अब दोनों आ जाए तो इसमें कोई ज़्यादा दिमाग वाली बात इसमें लगानी नहीं है, दोनों जिलों में किया जाता है, इसलिए क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। ठीक है, एक जनजाति भील मुख्य रूप से और गरासिया गौण रूप में है वैसे। ठीक है, ये आपके वालरा कृषि और दजिया चिमाता क्या है राजस्थान में, इनको किस नाम से जाना जाता है, कौन से समुदाय में जाना जाता है, कौन से क्षेत्रों में जाना जाता है, कौन से जिलों में जाना जाता है। ठीक है, ये सब मैंने थोड़ा सा इसमें डिफाइन किया आपको। आगे देखिए, अपन ने जो सारी बात की थी अभी, उसको आप इन दो पिक्चर्स में देख सकते हैं कि किस प्रकार ये स्थानांतरित कृषि करते होंगे। ठीक है, तो इसमें एक देखिए ये फोटो है, इसमें झाड़ियों को साफ किया जा रहा है। ठीक है, जलाया गया है। ठीक है, ये एक ढाल युक्त भूमि है। ठीक है, ढाल युक्त भूमि है, इसमें देखिए पेड़ पौधों को या झाड़ियों को जलाया गया है और अब धीरे धीरे उनको साफ किया जा रहा है। ठीक है, साफ करने के बाद उसकी राख को यहीं पर ये क्या कर देते हैं? फैला देते हैं और वर्षा होने पर अनाज बोते हैं। अनाज भी मुख्य रूप से कौन सी फसल बोते हैं? ये मक्का बोते हैं। उसके बाद देखिए दूसरी स्लाइड में ये फसल बो दी इन्होंने, सेम लग रहा है लगभग। ये मैंने थोड़ा सा इसमें एडिटिंग किया है, लेकिन आपको समझाने के लिए ठीक होगा कि इस क्षेत्र को इन्होंने साफ किया था, जला के बिल्कुल यहाँ इसी क्षेत्र में राख फैला दी और वर्षा आने पर उसमें अनाज बो दिया। और अनाज बोने के बाद जब फसल पकती है तो उसका ये चेंज आता है, वो इसमें आप बिल्कुल सही तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखने के बाद आप समझ पाते हैं कि भाई क्या ये ढाल युक्त भूमि है, वैसे समतल क्षेत्र में भी की जा सकती है, उसको भी अपन क्या बोलते हैं? झूमिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि, बुश फैलो, कर्तन दहन, काटो और जलाओ। ठीक है, पर्यावरण की शत्रु कृषि पद्धति। ठीक है, वालरा क्या होता है, दजिया क्या होता है, चिमाता क्या होता है, ये सब इसी के अंतर्गत अपन ने पढ़ा। अब देखिए एक अगली कृषि पद्धति है, वो है आपके खड़ीन कृषि। देखिए खड़ीन कृषि, खड़ीन होता क्या है वो उसको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पहले, कि भाई खड़ीन होता क्या है। तो खड़ीन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने ये थोड़ा सा इसमें पिक्चर्स लिए हैं। देखिए खड़ीन एक परंपरागत जल संरक्षण पद्धति है। ठीक है, अब इसमें शब्द आया बहुउद्देशीय। ठीक है, परंपरागत जल का संरक्षण किया, लेकिन उसमें एक खेती एक उद्देश्य है उसका सिर्फ। ठीक है, खेती के अलावा भी कई उसके उद्देश्य हो सकते हैं खड़ीन के। इसमें क्या होता है? मृदा का संरक्षण होता है। ठीक है, जो वर्षा के
कारण मिट्टी पानी के साथ घुलकर बह जाती है, उसको भी रोका जा सकता है। उसको रोक के उसका उपयोग भी लिया जा सकता है, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे इसमें। मृदा संरक्षण, देखिए आप मरुस्थलीकरण पढ़ते हैं, मरुस्थल का प्रसार पढ़ते हैं, उसको भी रोकने के लिए एक आप अच्छी पद्धति के रूप में इसको देख सकते हैं। ठीक है, मृदा संरक्षण, मिट्टी के कटाव को रोकना, मरुस्थलीकरण को रोकना। ठीक है, दूसरा है इसका, देखिए बहुउद्देशीय की बात कर रहे हैं अपन, किताबों में आपको सिर्फ एक ही मिलेगा, जल संरक्षण या हद्दमार के कृषि। ठीक है, लेकिन इसके और भी कई यूज हो सकते हैं। वर्षा जल का संरक्षण या संग्रहण। ठीक है, अब देखिए वर्षा जल का संरक्षण करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है किसको, खड़ीन को। खड़ीन को अभी अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। वर्षा जल का संरक्षण, वर्षा जल के संरक्षण में देखिए भूमिगत जल का स्तर जो होता है उसको बढ़ा लिया जाता है। ठीक है, इससे भूमिगत जल का स्तर बढ़ने के कारण क्या होता है, सिंचाई की सुविधा हो सकती है, वहाँ पर खेती भी की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई आपके कृषि, मतलब जो पानी के साथ मिट्टी बहकर आती है उसको एक जगह रोक लिया जाता है और इतनी ज़्यादा मात्रा में मिट्टी इकट्ठी कर ली जाती है कि फसल की जो जड़ है वो पूरी उसमें पोषक तत्वों को प्राप्त कर सके या उससे उसको फायदा पहुंचे उस मिट्टी से। ठीक है, और मिट्टी जो पानी के साथ बहकर आती है वो थोड़ी उपजाऊ होती है, वो अपने साथ कुछ पोषक तत्वों को भी बहाकर लेके आती है, इसलिए एक और उद्देश्य उसका पूरा हो जाता है खड़ीन का कृषि। खड़ीन कृषि अभी अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। सिंचाई, अब जब ये खड़ीन बनाया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, पानी को रोक लिया जाता है और पानी क्या भूमि के अंदर रिस के इकट्ठा हो जाता है और फसल को वर्षा से जो सिंचाई की सुविधा प्राप्त होती है उससे तो होती है, लेकिन उसके अलावा जो भूमिगत जल होता है, भूमि में जो जल को संग्रहित किया जाता है वो भी फसलों की जड़ों के लिए उपयोगी होता है, तो उस उद्देश्य के लिए भी खड़ीन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पेयजल। ठीक है, खड़ीन का निर्माण कृषि के लिए ही नहीं, वर्षा जल के संरक्षण के लिए नहीं, पेयजल के लिए भी किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है ये अभी और अपन पढ़ेंगे, क्योंकि ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया कम वर्षा वाला क्षेत्र है जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं कम है, पेयजल की भी बहुत कमी होती है, समस्या है वहाँ पर। तो पेयजल में मैंने देखिए यहाँ पर एक स्टार लगा रखा है। पेयजल एक तो मनुष्यों के लिए ही कम है वहाँ पर, तो आपने देखा होगा कि पशु होते हैं उनको भी ज़्यादा मात्रा में पीने का पानी चाहिए, तो मनुष्यों के साथ साथ ये जो वहाँ के पशु होते हैं, ठीक है, रेगिस्तान में उनके लिए भी पेयजल की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, पशुओं के लिए, मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए पेयजल की सुविधा प्रदान करता है। कौन करता है, खड़ीन। ठीक है, और देखिए पशुचारण, इसमें एक देखिए अपन ने कृषि की बात की, अपन फसल तो उगाते ही हैं लेकिन पशुओं के लिए चारा भी इसमें आप उगा सकते हैं। ठीक है, अब चारा उगा सकते हैं तो ये इसका उद्देश्य और तैयार हो जाता है, पशुचारण। ठीक है, कि पशुओं के लिए भी वहां पर चारा उगाया जा सकता है, खड़ीन। ठीक है, तो ये कुछ इसके उपयोग थे खड़ीन के। अब देखते हैं, खड़ीन एक बहुउद्देशीय परंपरागत जल संरक्षण तकनीक है। परंपरागत जल संरक्षण तकनीक है मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है, और उसको अभी अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। परंपरागत कितने वर्षों से चली आ रही है, कैसे, किसने शुरू किया, ठीक है, कहाँ किया। तकनीक है जिसमें परंपरागत एनीकट को आप कह सकते हैं बांधनुमा छोटे जो अस्थायी तालाब होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एनीकट। इनका निर्माण किया जाता है, ठीक है, खड़ीन पद्धति में। ठीक है, वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। ठीक है, एनीकट अभी मैंने आपको इसमें स्लाइड में दिखाएंगे और थोड़ा सा डिटेल में इसको। अब देखिए खड़ीन होता क्या है। खड़ीन होता है रेगिस्तान में जो उच्च ढाल वाली भूमि होती है, उच्च भूमि होती है, आप धोरा बोल सकते हैं उसको, चट्टानी एरिया बोल सकते हैं। ठीक है, अब उच्च ढाल वाली भूमि पर जब वर्षा काल में बारिश होती है तो बारिश होने पर जो पानी होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर
यहाँ पर वर्षा हुई और वर्षा का जो जल होगा वो बह के किधर जाएगा, सारा इधर जाएगा, क्योंकि ढाल युक्त भूमि है। ढाल युक्त भूमि में वर्षा जल जो होगा वो बहकर किधर जाएगा, जिधर ढाल ज्यादा होगा। ठीक है, अब पानी तो बहेगा, लेकिन पानी अपने साथ क्या करेगा, उस क्षेत्र की मिट्टी को भी बहा कर लेके जाएगा, और पानी के साथ वो ही मिट्टी जो बहकर जाती है वो उपजाऊ होती है, उसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं जैसे। ठीक है, और उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो पानी के साथ घुलकर एक समतल क्षेत्र में जाके इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन इसको अधिक मात्रा में इकट्ठा करने के लिए क्या किया जाता है, एक पाल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसको खड़ीन बांध बोलते हैं। ठीक है, ये बांध का निर्माण किया, और ये वाला जो एरिया होता है जहाँ पर ये मिट्टी इकट्ठी हुई है, मिट्टी के साथ साथ जो पानी है वो इकट्ठा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, खड़ीन बोलते हैं। ठीक है, अब खड़ीन इसको बोलते हैं खड़ीन, और इसको बोलते हैं खड़ीन बांध। ठीक है, जो पाल बनाई जाती है पत्थरों से बनाई जाती थी पहले, आजकल इसमें सीमेंट का भी उपयोग होने लग गया है। ठीक है, अब इस पाल के कारण क्या होता है, मिट्टी अधिक मात्रा में इकट्ठी होती है और पानी भी अधिक मात्रा में इकट्ठा होता है, और वो पानी जमीन के अंदर रिसता है। ठीक है, जमीन के अंदर रिसता है तो देखिए मिट्टी की एक परत जम जाती है, वो मिट्टी की परत होती है लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर, मतलब आधा मीटर से 1 मीटर के बीच मिट्टी का स्तर यहाँ पर जमा हो जाता है, जो फसलों की जड़ों को पोषक तत्वों की अधिक मात्रा उपलब्ध करवाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा देखिए खड़ीन और क्रॉप्ड एरिया, मतलब इस क्षेत्र में क्या खेती की जा सकती है। ठीक है, मतलब पानी के अंदर रिसने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर मिट्टी इकट्ठी कितनी हो गई, 60 से 90 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्या होता है, एक और पाल बना दी जाती है जिसकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर होती है, ताकि पानी और जो मिट्टी है ज़्यादा दूर तक नहीं फैले, एक विशेष क्षेत्र में फैले। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो अपन ने खड़ीन बांध बनाया है, इसके साइड में एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है जो अतिरिक्त पानी को बहने के लिए जगह देता है। ठीक है, अतिरिक्त जो पानी होता है वो इस खड़ीन बांध से साइड से आगे निकल जाता है। ठीक है, अब जो पानी के साथ जो लवण घुलकर आता है, यहां से ये जो पानी के साथ लवण घुलकर आता है, ये जो लवण है इस एरिया में इकट्ठा होता है। ठीक है, लवण किसी काम का नहीं होता है, ज़्यादा लवणता की अगर मात्रा हो जाए पानी में तो ना तो पीने के काम में आता है, और ज़मीन को भी या कृषि योग्य जो भूमि होती है उसको भी खराब करता है। तो यहाँ पर जो ये छोटी सी जगह छोड़ी जाती है, यहाँ से ये लवण युक्त पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और यहाँ उसका नमक बिछ जाता है। ठीक है, अब अतिरिक्त पानी का भी इन्होंने उपयोग लिया है। क्या उपयोग लिया है कि भाई एक यहाँ पर कुआं खोदा जाता है। ठीक है, कुआं ज़्यादा गहरा नहीं होता है, लगभग 5 से 7 मीटर गहरा कुआं होता है, और उसमें क्या भाई, ये जो यहाँ से पानी रिसता था वो भूमिगत पानी रिसकर ऊपर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर तो खेती हो गई, खेती के अलावा अभी अपन ने जो सारे जो इसके उपयोग देखे थे, उद्देश्य देखे थे, मृदा संरक्षण हो गया, मृदा को इकट्ठा कर लिया यहाँ पे जो बह के आई थी। दूसरा वर्षा जल का संरक्षण हो गया, वर्षा जल को एक तो अपन ने जमीन में इकट्ठा कर लिया, दूसरा जो छोड़ा था वो भी क्या भाई भूमिगत जल को रिचार्ज करता है यहाँ पर। तीसरा खेती करेंगे, यहाँ पर जो मिट्टी बिछी है भाई उसी पे क्या कर लेंगे, खेती कर लेंगे, पशुओं के लिए चारा भी अपन वहाँ पर उगा सकते हैं। और मुख्य रूप से यहाँ पर जो रबी की फसल है, गेहूं, खरीफ की फसल है बाजरा, ज्वार, मूंग, मोठ, ग्वार, etc। ठीक है, ये सारी फसलें अपन यहाँ पर उगा सकते हैं, पशुओं के लिए चारा भी उगा सकते हैं। ठीक है, तो कृषि हो गई। सिंचाई, पानी जो जमीन के अंदर गया वो क्या करेगा भाई, फसलों को सिंचाई की सुविधा प्राकृतिक रूप से उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पेयजल, यहाँ पर अगर अधिक पानी इकट्ठा होता है तो क्या भाई जो मनुष्य है और पशु हैं उनके लिए भाई एक अपन ने एक और सोर्स पेयजल का बना लिया है यहाँ पे। ठीक है, जो अतिरिक्त पानी होगा वो जमीन के अंदर रिसेगा और बाद में इस कुएं में इकट्ठा होगा, और इस पानी को अपन क्या करेंगे, पीने के यूज में लेंगे, चाहे वो पशु हो चाहे इंसान हो, उन सब के लिए काम में आएगा और लंबे समय तक काम में आएगा अगर अधिक मात्रा में पानी इकट्ठा हुआ है। ठीक है,
पेयजल के अलावा देखिए पशुचारण, यहाँ पर कई बार पशुओं को चराने के लिए चारा भी उगाया जाता है, ठीक है, ताकि वो भी अपना जीवन यापन कर सके विषम परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में। ये होता है खड़ीन। खड़ीन की मैंने आपको बताया 2 मीटर इधर उधर बाउंड्री होती है, यहाँ पर 60 से 90 सेंटीमीटर मिट्टी इकट्ठी होती है, और ये जो पाल होती है पत्थर की बनाई जाती थी, लेकिन आजकल सीमेंटेड बनाने लग गए हैं, ठीक है। अब दूसरी पिक्चर में देखिए, ओरिजिनल पिक्चर है एक खड़ीन का एक चित्र है जो मैंने नेट से लिया है, और ये मुख्य रूप से देखिए इस प्रकार का होता है खड़ीन, जहाँ पर क्या भाई पानी इकट्ठा कर लिया जाता है और जमीन के अंदर रिचार्ज होता जाता है, ठीक है। अब देखिए जो ढाल युक्त भूमि है, यहाँ से पानी इस खड़ीन में, ये एरिया कहलाता है 2 नंबर इसमें खड़ीन, ठीक है। ये 3 नंबर पर पाल है जिसको आपने खड़ीन बांध बोला है, और 4 नंबर पे वो रास्ता है जो पानी छोड़ने के लिए बनाया गया है, ठीक है। 4 नंबर पे पानी छोड़ने के लिए जो रास्ता बनाया गया है अतिरिक्त पानी के लिए, वो 4 नंबर पे ये रास्ता, ठीक है। और 5 नंबर पे ये आप देखते हैं ये जो कुआं है, ये 5 नंबर पे यहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये 3 पिक्चर्स में आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि खड़ीन क्या होता है, किस प्रकार इसको बनाया जाता है, ठीक है, कैसे काम करता है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे इतिहास क्या है, क्या भौगोलिक परिस्थितियां थी, क्या कारण थे, वो मैं आपको इसकी अगली स्लाइड में बता रहा हूं। हाँ, उसमें एक अपन उद्देश्य भूल गए थे, प्राकृतिक खाद, ठीक है। जहाँ पर पशु चरेंगे, ठीक है, तो उनसे क्या भाई गोबर वगैरह जो प्राकृतिक खाद है वो भी प्राप्त होगी, तो एक उद्देश्य खड़ीन से ये भी प्राप्त हो जाता है अपन को, ठीक है। अब खड़ीन के पीछे जो इतिहास है, खड़ीन कृषि पद्धति के पीछे इतिहास है, वो अपन एक बार देख लेते हैं, क्या इसका प्रचलन कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो जैसलमेर जिले का एक कुलधरा गांव है, ठीक है, जैसलमेर जिले में, जैसलमेर शहर के पास में ही है कुलधरा गांव, ठीक है। वहाँ गांव के आसपास क्या पालीवाल ब्राह्मण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पाली शहर से स्थापित होके वहाँ पर बसे थे जाके, तो इन ब्राह्मणों को क्या कहा गया, पालीवाल ब्राह्मण कहा गया, ठीक है। अब ये कुलधरा गांव है, ये किन्होंने बसाया था, पालीवाल ब्राह्मणों ने, पाली में रहते थे, ठीक है। लेकिन पाली से विस्थापित होकर पाली इन ब्राह्मणों की एक जो उपजाति है, ठीक है, उसका नाम क्या, कुलधर उपजाति है। उन्होंने जैसलमेर जिले में एक गांव बसाया, ठीक है, और 15वीं शताब्दी में बसाया था, उसके आसपास ये बसे थे, और वहां जाकर इन्होंने कैसे खड़ीन परंपरा को शुरू किया, खड़ीन पद्धति को, कृषि पद्धति को शुरू किया, उसके पीछे एक कहानी है। जब मध्यकाल में विदेशी आक्रमण हो रहे थे तो पाली में एक बार आक्रमण हुआ, जिसके कारण इनको ब्राह्मणों को पाली शहर छोड़कर जाना पड़ा, ठीक है। अब पाली शहर जो छोड़कर जाना पड़ा तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं रेगिस्तान की तरफ चला जाए, क्योंकि वहाँ पर आक्रमण होने की संभावना कम रहती है, ठीक है। इसलिए जो आपके पालीवाल ब्राह्मण थे उनकी एक जो कुलधर उपजाति थी वो किस तरफ बढ़ी, जैसलमेर जिले के जो कुलधरा गांव है, कुलधरा के अलावा कहते हैं कि वहाँ पर टोटल पालीवाल ब्राह्मणों के 84 गांव, ठीक है, 84 गांव में से एक कौन सा, कुलधरा, ठीक है। तो ये पाली से विस्थापित होकर कहाँ पहुंचे, जैसलमेर जिले में पहुंचे। वहाँ के राजा ने इनको अपनी शरण में लेना चाहा और इनको आर्थिक मदद देना चाहा, लेकिन कहते हैं कि ये पालीवाल ब्राह्मण थोड़े स्वाभिमानी थे और इन्होंने वो मदद लेने से मना कर दिया, ठीक है। अब मना कर देने के कारण इनका जीवन यापन कैसे होगा, तो आपसी सहमति से इन्होंने कहते हैं कि भाई राजा के सामने शर्त रखी कि आप हमें क्या दीजिए, भूमि का अनुदान दीजिए, भूमि दीजिए और हम उस पर क्या करेंगे, खेती करेंगे और खेती से हम जो कर होगा, ठीक है, आप जितना निश्चित करेंगे आम जनता के लिए जो निश्चित कर रखा है
उसी अनुदान के ऊपर हम जो खेती करेंगे और उससे जो आप जो टैक्स लेते हैं आम जनता से उसको हम पे करेंगे, ठीक है, उतना ही पे करेंगे। तो कहते हैं कि भाई कर वसूली पर सहमति हुई और लगभग उपज का 5वां भाग, जो कुल उपज होती थी किसमें, इस खड़ीन जो अनुदानित भूमि पर जो खेती होती थी उसका 5वां भाग पालीवाल ब्राह्मणों ने क्या कर के रूप में अदा करना, इस पे सहमति बनी दोनों पक्षों के बीच और कर वसूली करना जारी रहा, ठीक है। तो इससे दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर कायम रह पाए। और फिर देखते हैं कि भाई ये पद्धति उन्होंने निकाली कहाँ से। तो कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, आपने सुना होगा। अब उनको जब ये पता चला कि यहाँ पर सिंचाई सुविधाओं का अभाव है तो उन्होंने ये खड़ीन पद्धति का आविष्कार किया, प्रचलन शुरू किया और उन्होंने अपने जो नेचुरल ज्ञान है, प्राकृतिक ज्ञान है, उसको काम में लेते हुए वहाँ पर एक पाल बनाई और वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए ये प्रयास शुरू किए, जिसको आज अपन किस नाम से जानते हैं, खड़ीन पद्धति। और मैंने आपको जो पूरा पिछला वो बताया था, इसी प्रक्रिया को इन्होंने अपने ज्ञान के दम पर व्यवस्थित तरीके से लागू किया था वहाँ पर। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई वहाँ पर आवश्यकता भी पूरी हो गई, चलिए, लेकिन वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी, ठीक है, लेकिन अपन जो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जैसलमेर जो जिला है, ठीक है, जैसलमेर शहर है, सॉरी, जैसलमेर शहर के पास जो कुलधरा क्षेत्र है, कुलधरा के अलावा भी 84 गांव है। तो कहते हैं कि भाई जैसलमेर जो शहर है वो पूरा का पूरा एक चट्टानी एरिया या उच्च भूमि है। चट्टानी एरिया मतलब जुरासिक काल की। जुरासिक काल के चट्टानों वाला एरिया है और उस क्षेत्र में क्या भाई ढलान युक्त भूमि है और ढलान युक्त भूमि से क्या भाई वर्षा का जो जल है वो बहकर जो समतल भूमि है उस ओर बढ़ेगा। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, ये पद्धति का प्रचलन वहाँ पर किया। और इसके पीछे कई किंवदंतियाँ हैं कि भाई 500 वहाँ पर उन्होंने खड़ीन बनाई, जो आज तक वहाँ पर प्रचलित है। 15वीं शताब्दी में शुरू किया, लेकिन बीच में एक जो नाम आता है सालिम सिंह, ठीक है, सालिम सिंह का यहाँ पर मैं विशेष रूप से उल्लेख करूँगा। आपने स्थापत्य कला में पढ़ा होगा सालिम सिंह की हवेली, ठीक है, तो वो जैसलमेर शहर में है, ठीक है। और सालिम सिंह के कारण इन पालीवाल ब्राह्मणों को वापस वहाँ से जाना पड़ा जैसलमेर छोड़ के। और ये क्या वहाँ के दीवान थे, जैसलमेर रियासत के दीवान थे, और इन दीवान ने वहाँ पर कहते हैं कि भाई लोगों को प्रताड़ित करना शुरू किया। बहुत क्रूर दीवान थे, ये जुल्म अत्याचार करते थे। और कहते हैं 1815 के लगभग इन्होंने क्या किया, पालीवाल ब्राह्मणों को थोड़ा परेशान करना शुरू किया किन्हीं कारणों से। तो उनकी वजह से पालीवाल ब्राह्मणों को वो क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ा। और कहते हैं कि भाई इनके अत्याचारों से परेशान होकर उन्होंने ये कुलधरा गांव छोड़ दिया। कुलधरा विशेष रूप से कहते हैं कि भाई इनका सालिम सिंह का विशेष रूप से वहाँ पर अत्याचार ज़्यादा था, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, पलायन किया वहाँ पर। और ऐसी किंवदंती है कि उन्होंने उस जगह को शापित कर दिया और शाप दिया कि कोई भी यहाँ पर दोबारा बस नहीं पाएगा। और ऐसी मान्यता है आज तक वहाँ पर कोई इंसान बसने का प्रयास करता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है या उसके साथ कुछ बुरा होता है। लेकिन अब क्या ये एक पर्यटन आकर्षण बन गया है, ठीक है, जो लोग क्या बोलते हैं इसको, पर्यटन अपने जीवन में ज़्यादा ही क्या बोलते हैं उसको, एडवेंचर पसंद करते हैं जो लोग अपने जीवन में, वो यहाँ पर कई बार पर्यटन या घूमने जाते हैं, ठीक है। अब ये एक शापित जगह है, कौन सी, कुलधरा। यहाँ पर कई, जैसे एक मूवी है कालो, उसकी शूटिंग हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पर्यटन आकर्षण का केंद्र बन गया है। आज वहाँ खंडर है, जो पालीवाल ब्राह्मणों के घर थे उनके सिर्फ खंडर बचे हैं यहाँ पर। और
इस जगह को शापित होने के कारण लोगों का आकर्षण उस तरफ बढ़ता है, कई लोग वहाँ पर घूमने भी जाते हैं, तो ये पर्यटन आकर्षण का केंद्र बन गया है। ठीक है, और यहाँ पर लोग घूमने भी जाते हैं कई बार। ये आपके कुलधरा गांव की कहानी एक छोटी सी थी जो मैंने आपको शॉर्ट में सुनाई। लेकिन ये खड़ीन का प्रचलन कैसे हुआ, ठीक है, ये तो बात हुई राजस्थान की। क्या खड़ीन पद्धति पूरे विश्व में और कहीं पर भी है राजस्थान के अलावा? तो हाँ, एक और देश है मध्य एशिया में, आप देखिए मध्य एशिया से पश्चिम में चलते हैं तो आप इराक देश में इस पद्धति का प्रचलन है। ठीक है, खड़ीन पद्धति का। वहाँ पर भी सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है, इसलिए खड़ीन पद्धति, नाम कुछ अलग होगा वहाँ पे, लेकिन ये पद्धति वहाँ पर अपनाई जाती है खेती के लिए। ठीक है, अब संरचना क्या होती है वो मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था, खड़ीन की संरचना क्या होती है। और क्षेत्र का विस्तार तो इसमें 2 से 3 किलोमीटर एरिया को कवर किया जाता है लगभग। वो पानी की मात्रा के आधार पर कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये क्षेत्र विस्तार होता है एक खड़ीन का। और संरचना अपन ने इसमें देख ली थी, 3 तरीके से मैंने आपको समझाया है। ठीक है, ये तो ओरिजिनल फोटो, और ये इसका थोड़ा स्केच बना के थोड़ा सा बताया हुआ है, और ये थोड़ा सा इसमें इमेज में प्रेजेंटेशन टाइप में बता रखा है। ठीक है, तो ये संरचना होती है इसकी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियो निरंतर उसकी सूचना मिलती रहे। ठीक है, आगे कुछ और अपन पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।